Today we discuss chapter parties and party system in India. It's your second term chapter. In this chapter, CBSE merged two chapters, chapter 2 and chapter 5. Chapter 2, era of one party dominance, and chapter 5, challenges to and distortion of the Congress system. फर्स्टली बेटा, बिकॉज इसमें 2 चैप्टर मर्ज किए गए हैं, इस सीजन से जो चैप्टर था काफ़ी लेंथी हो गया है। सीबीएसई ने जरूर इसमें टॉपिक आपके जो है वो काफ़ी कम है कि बायो पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी सिस्टम को ऐड किया है, बट चैप्टर को ईजिली समझने के लिए आपको दोनों ही चैप्टर को केयरफुली रीड करना होगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी। जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी, यू नो वेरी वेल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 में मीन्स 1949 में हमने अडॉप्ट कर लिया और 1950 में अफेक्ट कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बट उस टाइम में जो हमारी कंट्री की सिचुएशन थी, हम उसको चैप्टर फर्स्ट में अपने रीड कर चुके हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, हमारे पास 3 मेन चैलेंजेस थे और ऐसे में अब सबसे जो मेन चैलेंज था इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना, इंडिया में यूनिटी को बनाए रखना और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। अब इस डेमोक्रेसी को प्रॉपर वे में स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में इलेक्शन को करवाना था। अब इलेक्शन हैंड होने के लिए इंडिया जैसी एक बिग कंट्री में इलेक्शन करवाना इतना इजी नहीं था। 1950 में हमने जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तब हमने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने 3 मेन चैलेंज आए। वो 3 मेन चैलेंजेस क्या थे? फर्स्ट चैलेंज था बाउंड्रीज फॉर द इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्रॉ, यानी जितनी भी इलेक्शन की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उनको ड्रॉ करना। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड करना, कंट्री को कॉन्स्टिट्यूंसी को स्टेट के बेस पे 14 स्टेट थी, अब उनको कॉन्स्टिट्यूंसी के बेस पे डिवाइड करना कि किस किस एरिया में से कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को फिक्स करा जाएगा। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूंसी आप लोग जानते ही हैं, कुछ एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है फॉर इलेक्शन। नाउ सेकेंड था लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स वर प्रिपेयर्ड, ऐसे वोटर्स की लिस्ट बनाना जो भी एलिजिबल हो फॉर वोटिंग। यानी फर्स्टली हमारी जो एज का क्राइटेरिया था वो 21 ईयर्स का था, बाद में इसको कम कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया। तो 20 जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी एक इनरोल बनाना। थर्ड था इलेक्शन कमीशन ट्रेन ओवर 3 लाख ऑफिसर एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन। अब थर्ड था इंडिया में जो हमारे पास इंडिया में ट्रेन स्टाफ नहीं था, बिकॉज इंडिया में इससे पहले कभी इलेक्शन नहीं होते और ऐसे में ट्रेन स्टाफ था नहीं। अब ऐसे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसने अपने 3 लाख पर्सन्स को ट्रेन करा फॉर इलेक्शन के लिए कि वो इलेक्शन इंडिया में इलेक्शन को प्रॉपर वे में कंडक्ट कर सके। इंडिया एक्सपेरिमेंटेड विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग विच इवन मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज हैड नॉट अडॉप्टेड दैम। अब इंडिया जैसी बिग कंट्री में हमने एक और नया एक्सपेरिमेंट इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, ये हमारे लीडर्स ने यूज करा, और वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सबको इक्वल वोटिंग राइट देना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स ना कास्ट के बेस पे, ना क्रीड के बेस पे, ना जेंडर के बेस, किसी बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना और सबको इक्वल वोटिंग राइट देना। Finally, the dates of election were declared and it was from October 1951 to February 1952. ठीक है, फर्स्टली अब इनरोल भी बना दिया गया, जो इलेक्शन के जो ऑफिसर्स थे उनको ट्रेन भी कर दिया गया, वोटिंग लिस्ट भी बना ली गई, कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड कर दिया गया डेलिब्रेशन कमीशन के साथ। जो डेलिब्रेशन कमीशन थी मीन्स इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड करना और रिजर्व करने का जो काम है, मैं आप लोगों को क्लास 11th में बता चुकी थी, वो डेलिब्रेशन कमीशन करती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, डेलिब्रेशन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड कर दिया। सेकेंडली, इनरोल जो वोटर की लिस्ट थी वो भी बना ली गई और उसको बनाना इतना इजी नहीं था। स्टार्टिंग में इलेक्शन को पहले हम करवाए थे 1950, यानी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज इंडिया जैसी बिग कंट्री में जहाँ पे इतने ज़्यादा परसेंट में लोग इलिटरेट थे, है ना, 70% से ज़्यादा लोग इलिटरेट थे, पुअर थे, ऐसे में यहाँ पे वोटिंग लिस्ट बनाना बहुत ही बड़ा वर्क था। जब फर्स्ट टाइम में वोटिंग लिस्ट बनाई गई तब उस टाइम में लोगों ने अपने घरों के मेंबर्स के नेम ऐसे नहीं ऐड करवाए, उसमें मीन्स रामू की पत्नी मीन्स किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया, सबको इस नेम में डाला गया और जो इनरोल था वेस्ट हो गया।
सेकेंडरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोबारा से दोबारा से वोटर्स की लिस्ट बनवाई और इलेक्शन करवाने के लिए अब न्यू डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया। Finally, the dates of selection were declared. It was from October 1951 and to February 1952. अब जो इलेक्शन की डेट थी वो 1951 में डिक्लेयर करी गई और जो इलेक्शन एंड हुए ये 1952 में हुए। बट दिस इलेक्शन इज रेफर्ड टू एज द 1952 इलेक्शन एंड बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952। लेकिन जो इलेक्शन इंडिया फर्स्ट इलेक्शन टाइम बोला जाता है वो 1952 बोला जाता है बिकॉज इंडिया के बहुत सारे पार्ट में इलेक्शन जनवरी 1952 में हुए। इट टुक 6 months फॉर द कंपेनिंग एंड काउंटिंग, ठीक है, और इसके काउंटिंग में और कैंपेनिंग में जो टाइम पीरियड लगा वो 6 month का लग गया। इलेक्शन वर कॉम्पिटिटिव एज एन एवरेज मोर देन 4 candidates फॉर ईच सीट। जो इलेक्शन का टाइम था ऐसा नहीं था कि ओनली वन पार्टी का डोमिनेंस था, जैसा हम 1947 के बाद देखते आए इंडिया में 1885 से सबसे ओल्ड पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी रही और उसी का डोमिनेंस रहा। उसी में सबसे ज़्यादा जो हमारे फेमस फेस थे, मीन्स जो उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे, सब कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी थी वो एज ए विनर आ भी सकती थी, लेकिन लोगों ने अपोजिशन पार्टीज ने भी उसमें मिलजुल यानी आप कहें कि बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और जो उसमें जो कंपटीशन था उस टाइम का बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का था। इलेक्शन वर कॉम्पिटिटिव एज ऑन एन एवरेज मोर देन 4 candidates फॉर ईच सीट। इसी से हम लगा सकते हैं कि हर सीट से हर कॉन्स्टिट्यूशन से कम 4 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करा था। नाउ दिस लेवल द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन was increasing as more than half of the eligible voters were participated in that election और हाफ से 50% से ज़्यादा लोगों ने इसमें वोटिंग करी। When the results were declared, these were accepted as fair even by the losers। यहाँ तक कि जब इलेक्शन में जब रिजल्ट आया तो जो भी ऐसे लोग थे जो इलेक्शन में हार गए थे उन्होंने भी ये माना कि इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन जो हुए हैं इलेक्शन कमीशन और इंडिया ने हेल्ड करवाए हैं वो बहुत ही फेयरली हुए हैं, ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, ना ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी गई, बहुत फेयर वे में हुए हैं। And the Indian experiment had proved that the critics wrong and it proved that democracy could be practiced anywhere in the world। और कहीं ना कहीं जो इंडियन एक्सपेरिमेंट हमने करा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर वो एक्सपेरिमेंट भी फुलफिल हुआ बिकॉज क्रिटिक्स का और अदर कंट्रीज का यही कहना था कि इंडिया जैसी बिग कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं जो इंडिया है इसमें फेल हो जाएगा। लेकिन हमारे लीडर्स जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थे वो जानते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इंडिया के लिए कितनी यूजफुल है बिकॉज इस डिस्क्रिमिनेशन को जो इंडिया में हमेशा कास्ट और रिलीजन बेस पे रहा है और जेंडर बेस पे, इसको इसी बेस से हम कम कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल हुआ और कहीं ना कहीं उसने वर्ल्ड को ये दिखा दिया कि इन डेमोक्रेसी को अगर आप चाहते हैं तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट डेमोक्रेसी में सक्सेसफुल हो सकता है। चलिए अब आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। मैं आपको फर्स्ट टॉपिक में बता चुकी हूँ कि कंटिन्यू इंडिया में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा, चाहे हम उस डोमिनेंस को अगर हम 70 ईयर्स तक भी कहें तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। जरूर हाँ कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई लेकिन कंटिन्यू वो कंट्री में रूल ही करती रही, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 जनरल इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस पार्टी क्या रही, उसमें कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से उसी का डोमिनेंस था, यानी सबसे ज्यादा मेजोरिटी में जो वोट थे या मेजोरिटी में जो सीट्स थी लोकसभा की वो कांग्रेस पार्टी को ही मिली। द कांग्रेस पार्टी वॉन 364 of the 48-9 seats in the first Lok Sabha election and the state election were held with Lok Sabha election. The Congress scored the big victory in those elections in as well and second and third general election were held in 1957 and 1962। जो सेकेंड इलेक्शन थे इंडिया में वो 1957 में हुए और थर्ड इलेक्शन 1962 में और 1952 से लेकर 1962 का जो टाइम पीरियड था उस टाइम में कंटिन्यू एक ही पार्टी डोमिनेंस इंडिया में करती आई थी, किसी का प्रभुत्व रहा नहीं। None of the opposition party could win even 1/10 of the number of seats won by Congress। यहाँ तक कि
बेस्ट यानी हम कहे ओपोजिशन के तौर पे भी किसी भी पार्टी को 110 सीट्स भी नहीं मिली, किसी भी पार्टी को 110 सीट भी कोई पार्टी सिक्योर नहीं कर पाई थी इन 3 इलेक्शंस में। एंड मैनी ओपोजिशन पार्टी वर फॉर्म ड्यूरिंग एंड अदर independence, so the Congress had the block advantages. Many opposition parties were formed during and after the independence, so the Congress had first of the block advantage. कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद में बहुत सारी न्यू पार्टी या अपोजिशन पार्टीज नहीं आई, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लीडर्स की जो आइडियोलॉजी थी वो डिफरेंट थी। बिकॉज जो कांग्रेस पार्टी थी उसको पहले से ही कोलाइजेशन की पार्टी बोला जाता है, कोलाइजेशन बिकॉज इसमें हर टाइप के लोग थे, हर ग्रुप के, जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, डिफरेंट थिंकिंग थी, बट वो सब एक साथ मिलके आए थे। एक साथ इसलिए मिले थे कि वो कहीं ना कहीं उन सबका एक ही एम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, है ना, और वो कहीं ना कहीं कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाना चाहते थे। बट जब उनका ये ड्रीम फुलफिल हुआ तो उनकी आइडियोलॉजी उन पे कहीं ना कहीं फर्क, और कहीं ना कहीं वो लोग एक तरह से डिवाइड होना स्टार्ट हो गए। नाउ कांग्रेस हैड मैनी पॉपुलर फैक्ट्स, मोस्ट ऑफ देम वर फॉर फ्रंट ऑफ द नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और मेन रीजन जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि क्या रहा कि पब्लिक हमेशा से कांग्रेस के अट्रैक्ट रही या 3 इलेक्शन में, तो वो यही था कि इसमें सबसे ज़्यादा फेमस फेस थे जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और जो फ्रीडम फाइटर रह चुके थे। नाउ थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। थैंक यू। जय